मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रही है। मैथ्स बुक खुलते ही हमें नींद आने लगती है या मैथ्स का सवाल करते हुए दिमाग हैंग हो जाता है। रुकिए 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 रुकिए, आज हम मैथ्स को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं, मज़ेदार बनाने वाले हैं। अब मिलेगा असली समाधान। मान लीजिए मेरे पास ये 2 कप रखे, एक कप आप ले लीजिए, बताओ कितना बचेगा। एक, ये मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया। अगर मैं एक और कप लाके यहाँ रख दूँ, बताइए कितना हो जाएगा। 3, ये मैंने आपको एडिशन सिखाया। तो छोटे छोटे लर्निंग पॉइंट्स होते हैं जब हम बच्चे को सिखा सकते हैं। मुझे बताइए, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो मास्टर में ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं? आती है तभी करते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो घर में लेडीज खाना कैसे बना लेती है? परफेक्ट। मैथ्स इज एवरीवेयर। माइंड सेट कर रखा है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, क्योंकि बचपन में हमको बोला गया था बेटा मैथ्स ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होगा, हम बच्चे से जितने नेगेटिव वर्ड बोलेंगे बच्चा उतना माइंड सेट करता है। इसलिए कोशिश करिए जब आपका बच्चा ग्रोइंग एज में है, जब आपका बच्चा लर्निंग एज में है, कम से कम नेगेटिव वर्ड उसके साथ यूज करें। कुछ और मिले ना मिले, मैथ्स आपको हर जगह मिले। मेरी लाइफ में जब मोबाइल आया तो मैंने क्या कभी कोई ट्यूशन लगाया? मैंने क्या कहीं कोचिंग ली? मैं सीख गया बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। 1 थिंग इज माई इंटरेस्ट, सेकेंड थिंग इज माई प्रैक्टिस। जब बच्चा मोबाइल सीख सकता है विदाउट एनी गाइडेंस, तो मैथ्स तो बरसों से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले कभी नहीं पढ़ाया गया हो। तो जो चीज़ बरसों से सदियों से चली आ रही है उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नया तो कुछ भी नहीं है। मैथ्स लाइक अ फ्रेंड। आप फ्रेंड को टाइम देते हैं तो आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। आप मैथ्स को टाइम दीजिए, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। वेलकम टू इंदौर एजुकेशन हब, रियल प्रॉब्लम के रियल सॉल्यूशन। तो आज हमारे साथ हैं मैथ्स गुरु मिस्टर नीलेश गुप्ता जी, जो हमें मैथ्स को समझने और समझाने में हमारी मदद करेंगे। आज आपका दिमाग पूरी तरह से मैथ्स के प्रति बदल जाएगा। मैथ्स अब डर नहीं, एक सुपर पावर बनने वाला है। तो आइए मिलते हैं नीलेश गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरू इसी बात से करते हैं कि लोगों को मैथ्स से डर क्यों लगता है? देखिए, मैथ्स का डर जो होता है ना, इसके पीछे की 3 वजह होती है। पहली वजह है कि जब हम बच्चे को मैथ्स के बारे में बोलते हैं कि बेटा हमारे टाइम मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, मैथ्स से मुझे डर लगता था। यानी व्हेन वी आर टॉकिंग नेगेटिव वे, व्हेन वी आर टॉकिंग इन नेगेटिव वे विद द चाइल्ड, विद द स्टूडेंट, तब बच्चे के मन में डर शुरू होता है कि मुझे मैथ्स पे बहुत ध्यान देना है। तो वो मैथ्स को जब पढ़ता है तो एक डर के साथ पढ़ता है, क्योंकि जब उसने एजुकेशन को समझना स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चला कि मैथ्स डिफिकल्ट है। वो था नहीं था, ये प्रोस्पेक्टस बाद की बात है। पर शुरुआत कहाँ से हो गई कि बेटा मैथ्स ढंग से पढ़ना, क्योंकि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। मतलब शुरू से उसको प्रेशर दिमाग पे डाल दिया गया, दिमाग में डाला गया कि मैथ्स कठिन है, ध्यान देना है, ध्यान देना, ध्यान। जबकि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैथ्स बहुत सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास ये 2 कप रखे हैं, एक कप आप ले लीजिए, बताओ कितना बचेगा। एक, ये मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया। अगर मैं एक और कप लाके यहाँ रख दूँ, बताइए कितना हो जाएगा। 3, ये मैंने आपको एडिशन सिखाया। तो अगर हम बच्चा जब 6 या 7 साल का है, हम उसे पिज्जा खिला रहे हैं, पिज्जा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, उससे बोला बेटा आपको कितना पिज्जा खाया, तो बच्चा बोलेगा मैंने हाफ पिज्जा खाया। तो ये छोटी छोटी लर्निंग पॉइंट्स होते हैं जब हम बच्चे को सिखा सकते हैं, बजाय नेगेटिव पॉइंट्स के। उसको ये बोलने की कि मैथ्स में डर है, मैथ्स को ध्यान से पढ़ना डिफिकल्ट होता है, बजाय हम जब मार्केट में उसके साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। इन छोटी छोटी एक्टिविटी से हम बच्चे को मैथ्स सिखा सकते हैं। बच्चा हमारा 6 या 7 साल का है, जब वो फर्स्ट टाइम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख रहा है, उस समय उसको प्रेशराइज करने की जगह, उसको डांटने की जगह हम छोटी छोटी लर्निंग एक्टिविटी रखें। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में उसको सिखाएं कि बेटा देखो ये हमने 100 रुपये का आइटम लिया, ये हमने 50 रुपये का आइटम लिया, बेटा टोटल कितने पैसे खर्च हो गए। ये छोटी छोटी एक्टिविटी है, बच्चे के दिमाग में वो सेट होंगी, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट होगा बजाय डर के। तो सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चे के लिए। तो सर, सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
कि मैथ्स से फियर कब शुरू होता है? देखिए सर, पहला क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको दे चुका हूं कि बेसिकली मैथ्स का पहला डर स्टार्ट होता है जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, जब 6 से 7 ईयर्स में होता है। जब वो स्टार्ट करता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, उसे लगता है मैं बार बार गलत कर रहा हूं क्योंकि मुझे टेबल याद नहीं है, मैं टेबल को याद करूं। वो रटने की कोशिश करता है। अब मैथ्स को वो समझने की जगह आ गया रटने पर। जब मैथ्स रटने का सब्जेक्ट ही नहीं, रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर मैं उसको ये कहूं कि बेटा आज मैं आपके लिए एप्पल लाया, आपने कितने एप्पल खाए, तो मुझे रिप्लाई करेगा एक खाया आधा खाया। एक खाया आधा खाया। वो मुझसे जिद करेगा पापा एक और दो, तो मैं समझाऊंगा कि अब तुमने टोटल कितने एप्पल खाए। मैं उसे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा कि बेटा आज मैंने आपको 2 रुपए दिए, कल मैंने आपको 4 रुपए दिए, फिर मैंने आपको 8 रुपए दिए। तो उसके दिमाग में जैसे ही मल्टीप्लिकेशन वो बार बार गलत कर रहा था, उसके दिमाग में डर आया कि मुझे पहले टेबल याद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गलत होगा। मैं कहता हूं उसे टेबल याद करने दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमको लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है, रटने की कैपेसिटी भी बढ़ानी है। लेकिन हमें उसे ये भी समझाना है कि मैथ्स को रटा नहीं जाता, मैथ्स को समझा जाता है। उसके टेबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि बेसिकली टेबल वर्क कैसे करती है, टेबल को जनरेट कैसे करते हैं। तो हमें उसे मल्टीप्लिकेशन और टेबल के कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन को समझाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल की नहीं है कि स्कूल से बच्चा आ गया अब घर पे बैठ करके आप अपना होमवर्क करिए। पेरेंट्स को उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जो चीजें हो रही हैं उसी में उसको थोड़ा सा समझाते हुए चलो तो बच्चा अपने आप सीखता जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज किसी भी बच्चे के दिमाग में तब घर करती है जब हम उसको बार 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 रिपीट करें। और जब हम बच्चे को हर पॉइंट ऑफ व्यू पे ही समझाते हुए चलेंगे कि हम जो डेली लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं इनका मैथमेटिकली इंपॉर्टेंस क्या है, तो बच्चे के मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा बजाय डर। फिर स्टेप आती है जब बच्चा यहां से उठ करके 8th क्लास से 9th क्लास में आता है, तब उसको समझ में आता है ये तो मैथ्स जो मैं अभी तक सीख रहा था वहां से हट करके थोड़ी सी अलग चीजें आ गई। क्योंकि अभी तक तो मैं मैथ्स को सिर्फ 1 2 3 4 ही समझता था, अब मैं एकदम से अल्फाबेटिकल फॉर्म में आ गया XYZ में। तो फिर हमें बच्चे को समझाने की जरूरत है। अगर हम डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स में कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं। क्योंकि क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है सबसे पहली चीज कि आप जिस चीज को जिस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं उस फॉर्मूले की वर्किंग क्या है। अब उस वर्किंग पे बेस्ड आप कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि हम NCERT के बाहर की बुक को क्यों प्रेफरेंस दें। हम प्रेफरेंस इसलिए दें कि NCERT की बुक की प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, पर एक बियॉन्ड लिमिटेशन जाना होगा जहां पर हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। जब हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे तो हम प्रैक्टिस भी ज्यादा कर पाएंगे। अब आजकल के पेरेंट्स का कहना है सर उसके लिए तो हमारे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है। आप उस बच्चे को डिवाइस की तरफ मोड़ मत कीजिए, अब उस बच्चे को बुक की तरफ। आज आप ही उसको आदत डाल रहे हैं कि बेटा आप लैपटॉप से क्वेश्चन निकाल लीजिए, आप कंप्यूटर से क्वेश्चन निकाल लीजिए, आप टैबलेट से क्वेश्चन निकाल। फिर कल उसको आदत लग जाएगी टैबलेट देखने की, कल उसको मोबाइल की आदत लग जाएगी। बजाय आप उससे बोलिए बेटा मैं आपको बुक ला के देता हूँ, आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, तो उसको आदत लगेगी बुक सॉल्व करने की। बच्चा आपका क्रिएटिव बनेगा। फिर डर स्टार्ट होता है 11th में, जब वो XYZ से थोड़ा सा रिसर्च मोड में आता है, प्रैक्टिकल मोड में आता है, जहां पर नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तब बच्चे को समझने की जरूरत है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने डेली रूटीन में एक चीज शामिल करनी है कि मुझे मैथ्स डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे मेरे लिए डेली नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, ऐसे ही मेरे लिए डेली प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि अगर मैं डेली 20 क्वेश्चन पर डे का टास्क लेके चलूंगा
तो जानता हूं मैं 20 क्वेश्चन पर डे नहीं कर पाऊंगा, कभी 10 भी कर पाऊंगा, कभी 15 भी कर पाऊंगा, पर ये मेरी आदत बन जाएगी। और जब ये मेरी आदत होगी, कम से कम बैठने की तो आदत बन रही है, बैठने की आदत, भले 5 करे वो, तब एक उसका इंटरेस्ट आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मेरा दिन अधूरा है। तो ये क्या बना, उसका इंटरेस्ट बना, उसके लिए एक्टिविटी बन गई। अब ये एक सब्जेक्ट नहीं रहा, अब एक्टिविटी बन गई। अब उसके लिए एक तरह का स्पोर्ट्स हो गया है कि जब तक मैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि माइंड उतना रन करेगा। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को मैथ्स पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपका माइंड शार्प होता है, आपका IQ लेवल इंक्रीज होता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपकी इमेजिनेशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मतलब उसको गेम की तरह लेना पड़ेगा, गेम की तरह लेना पड़ेगा। सर एक चीज़ और बताइए कि जो पेरेंट्स लोग हैं वो गलती कहाँ कर देते हैं मैथ्स को लेकर के? मैथ्स की सबसे पहली गलती है, बेटा मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आसानी से लाया जा सकता है। आपने बच्चे को बोला आसान वे में है, पर उस बच्चे के दिमाग पे आपने एक प्रेशर डाल दिया कि मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन तो 100 आउट ऑफ 100। जबकि आप ये बात भूल जाते हैं कि जो बच्चा 90 लेके आ रहा है 100 में से, वो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 100 ही है, क्योंकि 90 जिस बच्चे के आए मतलब उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है। हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे उसका डे अच्छा ना हो, कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, इसकी वजह से थोड़े बहुत नंबरों का डिफरेंस आ गया हो, पर उस बच्चे को कभी भी ये मत बनाइए कि बेटा मैथमेटिक्स में तो 100 से आउट ऑफ 100 ही आते है ना, क्योंकि मैथ्स कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, मैथ्स की एक वर्किंग होती है। उस वर्किंग में बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, कई बार माइनर मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर है, कोई भी कर सकता है, छोटी सिली मिस्टेक्स हुए हो जाती है। तो उसमें प्रेशर मत होना, उसको बल्कि आप ये बोलिए बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करके चलिए, नंबर आपके 80 आए, 70 आए, 90 आए, 100 आए, डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जिससे आप डेली नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ये बात समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। या तो मैं किसी पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन को गलत कर रहा हूं, मतलब मुझे इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप उसमें नंबरों का प्रेशर मत बनाइए, आप उसके बैक सपोर्ट बनिए। जब वो आपसे बोले पापा मेरा ये क्वेश्चन डेली गलत हो रहा है, आप उसके बैक सपोर्टर बनिए। आप उसके टीचर से बात कीजिए कि सर ये इस कॉन्सेप्ट में बार बार मिस्टेक कर रहा है, तो उसको छोड़ भी तो सकते हैं। नहीं छोड़ना क्यों है? अच्छा, अगर आपको लगता है आपका बच्चा कैपेबल है, और मैं तो कहता हूँ हर बच्चा कैपेबल होता है, आपको क्या है? हाँ, वो तो खैर एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अगर आप टीचर से बात करेंगे तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। आपसे बच्चे से बात करके रुक मत जाइए कि बेटा इसको छोड़ दो, नहीं आ रहा, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो यही मिस्टेक हो जाती है पेरेंट्सों की। अब बच्चा छोड़ दे, आपने आगे आज बढ़ जा। बोल दिया छोड़ दो, और फिर आप एग्जाम के एक दिन पहले बोल रहे हो बेटा मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। मतलब मैं भी एक पेरेंट, मतलब आप चाहते हो कि डॉट बॉल भी ना खेली जाए, और आप चाहते हो कि शुरू में धीमे खेले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सही बात है। ये बड़े अच्छी तरह से आपने समझाया। सर बच्चों को लेकर के पेरेंट्स लोग मैथ्स को लेकर के घर में क्या एक्टिविटीज कराना चाहिए? कोई भी एक्टिविटी नहीं कराना चाहिए, जस्ट आपके डेली रूटीन लाइफ में आप जो कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को मैथमेटिकल वे में उसे समझाना चाहिए। जैसे किसी फ्रूट्स को कट करके खिलाना, पिज़्ज़ा बर्गर को स्लाइस में काट कर देना, स्पून्स को काउंट करना सिखाना। ये छोटी छोटी एक्टिविटी जब बच्चा 5, 6, 7 साल की एज में है उसके साथ कराइए आप, बच्चे का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 6 या 7 साल का है जो इतना समझदार हो गया है कि शॉपकीपर को, दुकानदार को पैसा दे सकता है, ले सकता है, तो आप उसके हाथ से पैसा दिलाइए। आप पार्ले जी के बिस्किट के लिए 10 रुपए दीजिए, चॉकलेट बिस्किट 5 रुपए का आएगा, चॉकलेट देने के लिए दीजिए। उससे बात करिए बेटा कितने रुपए दिए थे, कितने का सामान आया, कितना लेकर आए, तो वहीं से फिर उसको इंटरेस्ट है ना। आप जब पिज्जा खिलाएं उसको, बर्गर खिलाएं उसको, आप उसके पीसेस कट कीजिए। आप उसे पूछिए बेटा आपने कितना पीस लिया, हाँ उसमें 8 के पीस, 6 के पीस, 8 स्लाइस, तो ये आप फ्रैक्शन सीख जाएंगे। तो आपने 4 पीस कर दिए, आपने 1 पीस खाया, इट्स 1/4। 1/4। 3/4 आपने दूसरों को दे दिया।
ये आप शेयरिंग के साथ मैथ सीख रहे हैं। आप दोस्त के साथ गए पिज़्ज़ा खाने, या आप और आपका बच्चा पिज़्ज़ा खाने गया, आधा आपने खाया आधा बच्चे ने खाया, शेयरिंग में आप उसे सिखाइए। हाँ, फैमिली 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 फ्रेश है, सबको एक एक बांट दिया। तो क्या होता है सर कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मैथ सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर नहीं सिखाई जा सकती। मैथ्स के लिए पर्टिकुलर टाइम की सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स इज दी ओनली सब्जेक्ट जिसको आप कभी भी कहीं भी बिना बुक के पढ़ सकते हैं। आप जहां खड़े हैं उस समय ही आप उस मैथ्स को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए मैं किसी एक ज्योमेट्री को देख रहा हूं, बेटा ये कौन सी ज्योमेट्री, कैसा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, आपको स्क्वायर दिख रहा है, आप उसको ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करना सिखा दीजिए। तो इससे छोटी छोटी चीजें हैं, इससे मतलब जो मतलब डर का माहौल है वो थोड़ा सा कम होगा, बच्चे के अंदर एटलीस्ट इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट होगा हर जगह। फिर जब आप 4 जगह ऐसा बोलेंगे ना, 5वीं जगह जाके बोलेगा पापा छोटा सर्कल, पापा स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल, तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ये लर्निंग एज होती है। यहाँ आप उसके माइंड में जिस तरह का डाटा फीड करेंगे उसी को लेकर के वो आगे कैरी करेगा। ये बड़ी अच्छी चीज आपने बताई है कि हमको डेली जहां भी जाइए वहां कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। 100% दिखेगा। सर अभी मेंटल मैथ्स ये आखिर है क्या? सर देखिए क्या होता है, मेंटल मैथ्स को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। समटाइम हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की ओरल कैलकुलेशन को एनकरेज करना। तो बच्चे की ओरल कैलकुलेशन के लिए आज के दौर में बहुत सारी क्लासेज हैं, जैसे अबेकस हो गया, है ना, ब्रेन मास्टर हो गया। तो ये बच्चे को ओरल कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, ये बच्चे की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हैं, ये बच्चे का मैथ्स में डेवलपमेंट लेके आते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट लेके आते हैं मैथ्स में, मैथ्स को डेवलप करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैथ्स के लिए पेन और कॉपी ही होना जरूरी है, यू कैन कैलकुलेट एवरीवेयर एवरीथिंग। तो इट्स वी कैन से मेंटल मैथ्स। सेकंड थिंग, अगर अपन हायर बेसिस पे जाएंगे तो मेंटल मैथ्स मतलब मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं मैथ्स के लिए। तो बच्चे का जब बेस से स्ट्रांग होगा कॉन्सेप्ट, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो डेफिनेटली बच्चे की क्यूरियोसिटी आएगी मैथ्स के लिए। बच्चा मैथ्स एक हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगी उसकी। जैसे उसके लिए खाना रहना पीना जरूरी है, ऐसे उसमें मैथ्स सॉल्व करना जरूरी है। आप कुछ बच्चों को देखते होंगे कि वो कुछ करें ना करें पर मैथ्स जरूर करेंगे, क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी होती है। उनको लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ सपोज दैट गाने चल रहे हैं तो मैं यहाँ बैठ के कुछ और ना कर सकूं पर मैथ्स तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स कभी नहीं कहता कि आपके लिए पीसफुल जगह होनी चाहिए। मैथ्स तो कह रहा है जहाँ सारी दुनिया एंजॉय कर रही है वहाँ मैथ्स करिए। अभी तक छोटे बच्चों की बात की, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जब ये फ्रैक्शन और डेसिमल आते हैं तो वहां पर बच्चों को बहुत थोड़ा सा टफ लगता है। देखिए क्या होता है, हम किसी भी चीज को सिर्फ बोर्ड पे सिखाने की कोशिश करते हैं, और मैं कहता हूं जब आप मैथ्स के बोर्ड पे सिखाने की जगह उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट सिखाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी घड़ी में अभी 9:30 हो रहा है, बच्चे को बोलिए बेटा इसमें 20 मिनट ऐड कर दें घड़ी की तरफ देखकर, तो अभी टाइम कितना हो जाएगा। बच्चा डेसिमल सीखे। आप कोई भी चीज आपके सामने रखी हुई है उसके टुकड़े कर दीजिए, बेटा ये कितना पार्ट है इसका, बच्चा फ्रैक्शन सीख गया। जरूरी नहीं है हर किसी चीज को बोर्ड पे लिख के समझाया जाए, प्रैक्टिकल। आप उस पुरानी मेथड को कैरी मत कीजिए। पुराने मेथड को कैरी करेंगे, आप ओल्ड बैटल पे चलते रहेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। आपको समय के साथ डेवलप करना पड़ेगा, समय के साथ आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही सीखे, पेरेंट्स को भी समझना होगा कि मैं बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ। टीचिंग इज नॉट अ इजी पार्ट, टीचिंग इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जहां पर आपको हर कुछ नया सीखना है, हर दिन नया सीखना है, हर दिन नया करके और स्टूडेंट को समझाना है कि ये चीज। टीचर वो शख्स होता है जो आने वाली 20 या 22 साल बाद की जनरेशन को सबसे पहले फेस करता है। सही, वही तो बनाता है। तो आपने समझना होगा कि इस बच्चे को समझाने के लिए मैं आज नया क्या कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है आपने 4 साल पहले बच्चों को जिस मेथड से पढ़ाया 4 साल बाद भी उसी मेथड से पढ़ाया जाए। टाइम बदल गया, टाइम बदल गया, आपको बच्चे के साथ समझना पड़ेगा, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा सब्जेक्ट।
सर नेक्स्ट आता है अलजेब्रा। ये भी बच्चों को बड़ा ABCD। सर मेरा पॉइंट बार बार एक ही जा रहा है, कुछ भी नहीं है। अब घर में एक छोटे सा चीज लेके बैठिए, अब टीचर से बात कीजिए कि सर बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये अलजेब्रा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। टीचर आपको बहुत प्रैक्टिकल सलाह देंगे। मान लीजिए मेरी उम्र X है, आप मुझसे 3 साल बड़े हैं, बताओ मेरी एज क्या हुई। तो हमें ये जो सिखाया कि एक अननोन वेरिएबल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जब भी एक आपके पास अननोन वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली आपको कोई दूसरा हिंट होगा, आप उसको कनेक्ट कीजिए, है ना। दूसरा अलजेब्रा के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप उसे प्रैक्टिस कराइए डेली। देखिए मैथ्स अब वो हर जगह मिल जाएगा। मैथ्स के लिए किसी भी पर्टिकुलर पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेली रूटीन की जरूरत है। आप सिर्फ मैथ्स के लिए डेली रूटीन बना लीजिए कि दुनिया में कुछ भी हो मुझे 20 क्वेश्चन का टारगेट पर डे लेना है तो लेना है। उसके बाद देखिए, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी फॉर्मूले को बार बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको लर्न होगा। ऑटोमेटिक उसकी डिफरेंट वैरायटीज आपके सामने आएंगी कि इस फॉर्मूले को डिफरेंट कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। कई बार सर बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यहीं पे बैठे हुए मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि अपन शरबत कैसे बनाते हैं। अब आप इस विधि को कब याद रख पाएंगे? जब खुद बनाऊंगा। कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। सर टीचर ने समझा दिया कि बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर। बात वहीं आ जाती है कि पेरेंट्स का फर्ज है उसे बोले कि बेटा जिस कॉन्सेप्ट को आज आप सीख के आए हो उसकी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है स्कूल में आज कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ हो जिसकी वजह से आपकी एकेडमिक क्लासें ना हुई, कोई बात नहीं, आपके पास काम नहीं है, पेरेंट को समझाना चाहिए बेटा किसी पुराने कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कीजिए, बेटा किसी पुराने कॉन्सेप्ट पर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका क्या होगा, कोर्स के साथ में रिवीजन चलेगा। तो भूलने का सवाल जरूरी है और डेली रिवीजन जरूरी है, ये कहीं भी इसमें भूलने का सवाल नहीं आता। बस सिर्फ हमें ऐसा लगता है बच्चा 9-10 में आ गया, मैच्योर हो गया, अब समझदार हो गया, खुद करेगा, नहीं, हमें बच्चे के साथ लगना पड़ता है 12th क्लास तक। कॉन्सेप्ट सर सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए यही है कि जो भी क्लास स्कूल में होमवर्क मिला है आप आए हैं जो 40 मिनट की क्लास में उसको आपको घर पर मिनिमम 1 आवर देना है और आप डेली ऐसा कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। आपको सक्सेस होने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी, दिमाग से डर हटाइए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत अच्छी, विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। दोनों के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है कि वो बच्चे को होमवर्क जरूर करवाएं जो भी मिला है स्कूल से, और छात्रों को स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो जो भी मिला है, क्योंकि वो तुरंत रिवीजन होगा। आप पढ़ के आए हैं तो तुरंत के तुरंत क्लियर होगा। ना हो, अच्छा हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये आपका डर नहीं है, ये आपका सिर्फ डाउट है जो कल स्कूल में जाके क्लियर होगा और तुरंत के तुरंत क्लियर भी हो जाएगा। तो आपका अब आप क्या करते हैं, टीचर ने 7 दिन पहले पढ़ाया, 7 दिन बाद हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ना आप डाउट पूछ पाते हैं क्योंकि आप रेगुलर नहीं है। अब वो टीचर को भी पूछा तो टीचर ने डांटा, तुम वो डांटता नहीं है सर। क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप 7 दिन पुराने कंसेप्ट को पूछेंगे तो क्लास में एक बच्चा नहीं है, क्लास में बहुत सारे बच्चे है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि टीचर गलत है या स्टूडेंट गलत है, पर आपको ये समझना होगा जिस दवाई को हमने आज लिखा है वो आज ही खानी पड़ेगी, इसको दवाई की तरह भी लेना पड़ेगी आपको। अब आपको फीवर आज है, दवाई आप 7 दिन बाद ले रहे हैं तो थोड़े ना इम्पैक्ट आएगा। तो आपको आज अगर कॉन्सेप्ट सिखाया, आज प्रैक्टिस कीजिए, कल टीचर से जाके बात कीजिए, सर मुझे इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में डाउट। टीचर आपका 100% उसे क्लियर। हाँ, तो उसके कारण क्या है, वो पूरी क्लास को भी समझा देंगे, तो जिसके दूसरे का भी हुआ जो नहीं पूछ पा रहा उसका भी क्लियर हो जाएगा। करना पड़ेगा। और जब आपको कोई होमवर्क या कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया गया, आप किसी पुराने कॉन्सेप्ट पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। सर सबके यही रहता है कि हम मैथ्स में 90+ कैसे लेकर के आए, कुछ उसका कुछ आइडिया, टेक्निक्स? देखिए सर, सारी जगह एक ही बातें होती है,
मुझे अभी बताइए, पहली चीज तो बच्चा कितने मार्क्स लेके आएगा उस पर कभी प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि क्या है, जब आप प्रेशर उस पर बना देंगे कि बेटा 90 मार्क्स लेके आने हैं, तो वो जाके पेपर में सॉल्व करने का नहीं ढूंढेगा, तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता हूं कि मेरा ओवरऑल 90 आ जाए। वो ये नहीं सोचेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो क्या सोचेगा कि मैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता हूं कि मेरे 90 है। आप उसे बोलिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए, और बेस्ट देने के लिए आप हर क्वेश्चन को 100% मानिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना सर कि मतलब एक प्रैक्टिकली चीज़ है, पेरेंट्स भी समझता है, स्टूडेंट भी समझता है, लेकिन ये कहना चाहिए कि जो मतलब एक प्रेशर बना हुआ है ना आज के कंपटीशन का, सर उसमें कॉम्पिटिशन क्या का करें? प्रेशर कुछ नहीं बना हुआ है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज हमारे पास बच्चे के लिए फ्यूचर में नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं। यही चीज आप 10 से 15 साल पहले देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कम थे, आज बच्चे के पास सक्सेस ऑप्शंस ज्यादा हो गए। तो कंपटीशन आपने खुद ने क्रिएट किया हुआ है, आप अपने आप को किसी और से मत कंपेयर कीजिए, सिर्फ आप अपना 100% दीजिए, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, आप डेफिनेट सक्सेस होंगे। मैंने आपको क्या बोला सर, जब आप दिमाग से डर निकाल देंगे और प्रैक्टिस डेली करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। आप कर्म पे ध्यान दो। सर हर पेरेंट्स को लगा हुआ है सर कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने या इंजीनियर हो, बाकी का तो सोच ही नहीं है। सर आप उसमें प्रेशर मत डालिए कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। जरूरी नहीं है एक्टर का बेटा एक्टर बने, प्लेयर का बेटा प्लेयर बने। उसको अपनी डायरेक्शन में जाने की आजादी दीजिए, वो बेहतर करके दिखाएगा। बस आप उसे गलत डायरेक्शन में मत मोड़ कीजिए, आप उसके बैक सपोर्ट बन के रहिए। जब भी वो पीछे मुड़ के देखे आप उसे खड़े हुए मिले, वो आपको अकेला फील ना करे। और पीछे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि अब आप उसको पुश कर रहे हैं कि बेटा नहीं तेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है ना। हो सकता है उसका फील्ड इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है उसे फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड हो सकता है उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है उसको मेडिकल डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस सर, जाने दीजिए। सब में पैसा है आजकल तो। सब में पैसा है सर, पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। जब बच्चा मेहनत करता है पैसा आता है। अब जाने दीजिए उसे, बस ये देखिए कि किसी गलत आदत में ना हो। मैथ्स में तो सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको कैसे समझें या इम्प्रूव करें? तो उसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेटर वे है उसको समझने का तरीका, कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। उसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट मत समझिए कि इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना है, बात खत्म। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, उनको आपस में कनेक्ट कीजिए, उनको रिलेट कीजिए और उनसे उनके रिजल्ट निकालिए। ऑटोमेटिकली सो वर्ड प्रॉब्लम के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बात आती है, सर आपने बोला रेफरेंस, यही रेफरेंस की जरूरत है। आपके पास एनसीईआरटी के अंदर 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स है, पर रेफरेंस के अंदर आपके 10 या 15 है। तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको समझ में आ गया कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या कॉमन पॉइंट। अब 4-5 चीजें तो सर ने भी समझा दी, स्कूल में भी समझा दी। अब घर में आकर के रेफरेंस बुक से हम वो समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने ये डेली प्रैक्टिस को बहुत ही जोर दे करके बोला हुआ है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सर देखिए, जब बच्चा डेली प्रैक्टिस करेगा, पहली चीज उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा। जी, क्योंकि डिसिप्लिन क्या होता है, किसी भी काम को रेगुलरली करना। ओके। दूसरा, जब बच्चा डेली प्रैक्टिस करेगा तो उसकी इमेजिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होंगी। डेली प्रैक्टिस सिर्फ एक काम नहीं करा रही है, बच्चे को ये बैठने सिखा रही है कि एक जगह बैठ के कैसे पढ़ा जाता है। बच्चे को ये सिखा रही है कि एक डिसिप्लिन में कैसे पढ़ा जाता है। बच्चे को ये सिखा रही है कि रेगुलर किसी काम को करने से आपके क्या पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं। आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस मत देखिए, उसकी आदत बन गई है और ये हमेशा बनेगी किसी भी दूसरे काम में भी। जब आगे फील्ड में जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि मुझे इसे रेगुलर करने की जरूरत है।
वही इसीलिए तो बोलते हैं कि स्कूल में अगर आपने डिसिप्लिन से किया, अब जैसे मिलिट्री वाले जो स्कूल डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देते हैं उन स्कूल का सक्सेस रेट देखिए सर, आप उनका रिजल्ट देखिए आप। और फिर बच्चा भी तो शुरू से अगर एक बार हैबिट पड़ गई, उसकी आदत पड़ गई, डिसिप्लिन में आया, तो मिलिट्री वालों का क्या है, सबसे बड़ा वही है डिसिप्लिन है, तो इसलिए वो हमेशा और वो आगे भी सक्सेस रहते हैं, वो आगे भी सर। बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम से पहले क्या सॉल्व करें? देखिए सर, सबसे पहली चीज, एग्जाम को एज ए प्रेशर मत लीजिए। एग्जाम कोई आपका परफॉर्मेंस चेक नहीं कर रहा है, एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ एग्जाम ये चेक कर रहा है कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपके इस क्लास के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं। तो बच्चे के लिए एग्जाम को फोबिया मत बनाइए, बच्चे के लिए ये समझाइए बेटा ये एग्जाम्स, आपके यूनिट टेस्ट, आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपकी हाफ ईयरली जो हो रही है, ये आपके फाइनल की तैयारी है, ये आपके फाइनल मैच से पहले की तैयारी है, जो आपको समझाएगी कि आप कहाँ वीक है। उन टॉपिक को कवर कीजिए, पहली चीज। दूसरा, एग्जाम से पहले कैसे पढ़ें? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके साथ दो चीजें चलेंगी। अगर आपको स्कूल से कोई कॉन्सेप्ट सिखाया गया है तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं सिखाया गया है तो चूंकि आपका एक डिसिप्लिन बन चुका है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो किसी पुराने कॉन्सेप्ट को आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके, यानी आपका सिलेबस के साथ आपका रिवीजन कंप्लीट हो रहा है। अब आप जब एग्जाम के पास आए तो आपको पता है कि आपका एग्जाम पर सिलेबस भी हो गया है, उसका रिवीजन भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? तो अब मैं उसको सिर्फ गो थ्रू करूंगा, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, नए क्वेश्चंस, नए वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, जब चीजें हो गई तो और सेल्फ असेसमेंट करूंगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में रिजल्ट ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। वन मोर थिंग आई एम एडिंग ऑन दिस, कि बच्चा जब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करता है ना पेपर में, तो बच्चा पैरेलली दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचता है। और मेरा बच्चे को कहना है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, प्लीज थिंक अबाउट ओनली दैट क्वेश्चन, डोंट थिंक अबाउट कि ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे वो क्वेश्चन नंबर 36 मुझे नहीं आ रहा, वो कैसे सॉल्व होगा। डोंट थिंक अबाउट पास्ट और फ्यूचर, जस्ट आप अपनी प्रेजेंट को एंजॉय करें, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके कंसेप्ट को दिमाग में रखिए। उससे क्या होगा, सिली मिस्टेक सबसे कम होगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, सोचते सोचते आप कैलकुलेशन एरर कर गए। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, प्लीज थिंक अबाउट ओनली दैट स्टेप, डोंट थिंक अबाउट कि अब आगे कैसे सॉल्व होगा, पहले सिर्फ उसके बारे में फोकस करें और इस स्टेप का इंपैक्ट आगे कैसे आएगा उसके बारे में सोचें। क्योंकि मैथ्स से डरा नहीं जाता, मैथ्स को समझा जाता है, मैथ्स कभी रटी नहीं जाती, मैथ्स को दिमाग में उतारा जाता है, मैथ्स से लगाव है, प्यार किया जाता है, मैथ्स को अपना बनाया जाता है, मैथ्स में जिया जाता है, मैथ्स को एंजॉय किया जाता है। जैसे आप किसी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं, मैथ्स के सपने देखे जाते हैं, मैथ्स में अपने सपने देखे जा सकते हैं। सिर्फ मैथ्स को एक सब्जेक्ट है, छोड़ दीजिए, मैथ्स मेरे जीवन का एक हिस्सा है और अब आप इसे जिए, आपको मजा आएगा। सर कई बार बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चा है, स्कूल का बच्चा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स भी कराते हैं, बच्चे भी करवाते हैं, स्कूल जाता है, फिर कहीं कोचिंग जाता है, कहीं स्पोर्ट्स में जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे सर देखिए क्या होता है, एक्चुअली हम लोगों ने आजकल के जो पेरेंट्स की है ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है जी, तो उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चा ये भी कर ले, बच्चा ये भी कर ले, बच्चा ये भी कर ले। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा लिमिटेड होइए और बच्चे को अपनी लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। सर उसमें क्या हो जाता है, पेरेंट्स ये सोचता है ना कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी जगह ये कर ले। आप, मैं फिर वही वाली बात आती है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे पे क्यों डाल रहे हैं कि यार मैं स्पोर्ट्स खेलने गया, मेरा बच्चा क्रिकेट खेल ले, मेरा बच्चा फुटबॉल कर ले, मेरा बच्चा सिंगिंग कर ले, डांसिंग कर ले। सब कुछ नहीं कर सकता,
पर एक आदमी सब कुछ कर सकता है अगर उसके ऊपर बर्डन ना डाला जाए। तो आप उसको फ्री छोड़िए, इंडिपेंडेंट छोड़िए, आप उसको मशीन मत बनाइए, आप उसके डिसिप्लिन रूटीन बनाइए। आपको इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, ये टाइम शेड्यूल है, ये टाइम शेड्यूल है। आप देखिए बोर्डिंग का बच्चा बोर्डिंग में रहकर उतने ही समय में रिजल्ट भी लेके आता है, दूसरी को करिकुलर एक्टिविटी भी करता है। वही बच्चा घर पर जाकर क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने उसका एक शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है। हमें लगा आज हमको शादी में जाना है तो बच्चों को उस हिसाब से मोल्ड कर दिया, हमको लगा आज हमें पार्टी में जाना है, बच्चे को उस हिसाब से मोल्ड कर दिया। क्या हमने खुद ने कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया बच्चे के टाइम मैनेज करने के लिए? लेकिन वही बच्चा बोर्डिंग में जाके फिर सब कुछ क्यों कर रहा है? बिकॉज स्कूल उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हम सिर्फ फैसिलिटी दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हम कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे के। और हम देने के बाद सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट के लिए अरे ऑब्जर्वेशन जरूरी है, वो आपका बच्चा है, वो ग्रोइंग एज में है, लर्निंग एज में है, आपका ऑब्जर्वेशन जरूरी है। बोर्डिंग में क्या हो रहा है उसी बच्चे के साथ? ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसका कि भैया तुम जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना सीख गए, कितना पीछे हो। एक माहौल बना हुआ है, एक एटमॉस्फियर बना हुआ है। आपने क्या करा? अच्छा बच्चा आपके लिए दिक्कत दे रहा है, बेटा ये ले मोबाइल देख ले बेटा तेरे बर्थडे पे मैंने 20,000 का मोबाइल ला दिया, आईफोन ला दिया, आईपैड ला दिया। अच्छी चीज है, आप डिवाइस लेके आए बच्चे के लिए, अच्छी चीज है, आपने बच्चे को नई जनरेशन के हिसाब से समझा। लेकिन आप ये समझिए क्या उसकी सही एज थी जब आपने कोई डिजिटल डिवाइस उसको दिलाई? उसको वो कितना टाइम दे रहा है आपने चेक किया? आपने उसको बंद कमरे में छोड़ दिया, आपने देखा कि बंद कमरे के अंदर वो क्या कर रहा है, कितनी देर वो सो रहा है, कितनी देर वो जग रहा है, आपने चेक किया? ये बहुत जरूरी है। आपने चेक किया कि कितना न्यूट्रिशन वो ले रहा है, कितना खा रहा है, कितना नहीं खा रहा है? ये सिर्फ मोबाइल में ही लगा हुआ है। सिर्फ एक चीज किसी का कॉज नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे कॉजेज होते हैं। आपको समझना होगा कि आप बच्चे के टाइम मैनेजमेंट के लिए खुद कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, गुड पेरेंटिंग बहुत जरूरी। आपको बच्चे के साथ लगना पड़ेगा। जैसे ही आपको लगे कि बच्चा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को कंसंट्रेट करना है, आपको समझाना है दूसरे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको लग रहा है कि जब बच्चा सिर्फ टीवी और मोबाइल पर ध्यान दे रहा है, आपको समझाना है कि इस एज में उसके लिए प्रायोरिटी क्या है। डांटना नहीं है, मारना नहीं है, सिर्फ उसको सही गाइडेंस देना है। कभी कंपेयर मत कीजिए कि देखिए पड़ोसी का बच्चा ऐसा हो गया या वो ऐसा हो गया। आप सिर्फ उसको सही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कीजिए। अब हर पेरेंट्स तो ये नहीं होता, कई बार मतलब डांट के भी रखते हैं, कुछ मतलब समझा भी के रखते हैं, कोई दोस्ती की डांटना गलत नहीं है, डांटना अच्छी चीज है, पर बात बात पर डांटना, हर चीज पर डांटना गलत। अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा कि कितना जरूरी है आपको डांटना। आपका सिर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर मिनट में आपको सिर दर्द की दवाई दे दी जाए। समझना पड़ेगा कि हर बात में उसे डांट नहीं सकते, उसे समझाना पड़ेगा कहीं, तब उसे समझ में आएगा कि नहीं मम्मी ने मुझे 10 बार समझाया, डांटा एक ही बार है, मतलब मैंने कुछ बिग मिस्टेक की है। सर कई बार बच्चों से भी मिस्टेक हो जाती है, पेरेंट्स भी मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें दोनों के लिए? सर मैंने अपने सर से एक चीज सीखी थी, मिस्टेक वही करेगा जो काम करेगा। ट्रू सर। अगर आप इस गिलास पे यही रखने नहीं दीजिए, मेरी गारंटी आपसे कभी नहीं फूटेगा, क्योंकि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। कुछ काम ही नहीं है। लेकिन आप दिन में 10 बार इसको उधर से उधर ले जाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है आपसे कुछ एरर हो जाए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। तो बच्चा जब प्रैक्टिस करेगा, पेरेंट्स जब उसको गाइड करेंगे, पेरेंटिंग जब होगी, तो एरर तो पॉसिबल है। उस एरर को ही करेक्ट करना हमारी समझदारी, हमारी मैच्योरिटी है। इसलिए एरर को, मिस्टेक को ये मत लीजिए कि वी आर फेलियर। कर तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तभी तो मिस्टेक हो रही है। कुछ कर ही नहीं रहे तो मिस्टेक भी नहीं हुए। बच्चा पढ़ रहा है तभी तो मिस्टेक हो रही है। इसलिए एरर ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव वे, क्योंकि कठिनाइयां उसी के रास्ते में आती हैं जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। क्योंकि जहां आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, मतलब आप सक्सेस के रास्ते पे हैं ही नहीं। बोलते हैं ना कि चींटियां तो चाह पहाड़ चढ़ जाती है, 10 बार गिरती है, बार बार करती है, मिस्टेक करती है, फिर एक बार तो चढ़ी जाती है। कोई भी बच्चा टॉपर बनेगा या नहीं बनेगा ये हम डिसाइड नहीं करते। जरूरी नहीं जिस बच्चे ने टॉप किया वही टॉपर है। अगर किसी से 2%, 3%, 4%, 10% कम है
वो भी तो टॉपर ही है। हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पर उसका दिन ऐसा नहीं रहा हो, कुछ सिली मिस्टेक हो गई हो, तो आप उस बच्चे को बार बार फोर्स मत करिए कि आपको तो टॉपर बनना है, आपको तो 100% लाना है, आपको तो 90% लाना है। आप फोर्स मत करिए, उसे करने दीजिए, उसे एंजॉय करने दीजिए, उसकी एकेडमिक लाइफ, उसकी स्कूल लाइफ, उसे एंजॉय करने दीजिए। सर एक चीज़ और बताइए कि जो डेली रूटीन है पढ़ाई का, वो क्या होना चाहिए? सर देखिए, दो चीज़ें। बच्चे का जो डेली रूटीन है ना, उसमें पहली चीज़ बच्चे की नींद पूरी हो, क्योंकि बच्चा जब मेंटली प्रिपेयर होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होगा। सेकंड थिंग, बच्चे के डेली रूटीन में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे माइंड रिलैक्स हो, फिजिकल वर्कआउट हो, है ना, ये एक्टिविटी का पार्ट है। बच्चे की डेली रूटीन के अंदर एकेडमिक का टाइम फिक्स हो, भाई आज हमें इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देना है, कल किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है, किसी एक को कम देना है, ये रेशो फिक्स होना चाहिए। बच्चे के डेली रूटीन में ब्रेक के साथ रेस्ट रिलैक्स होना चाहिए। बच्चे के डेली रूटीन में से आप एक चीज़ कोशिश करिए कि मोबाइल को निकाल दीजिए। मोबाइल की जगह आप उससे बोलिए बेटा टीवी देख लीजिए, टीवी पे आप मैच देखना है मैच देखिए, मूवी देखनी है मूवी देखिए, पर मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि मोबाइल बच्चे के सीधा दिमाग पर इम्पैक्ट करता है। तो मेरा मानना है मोबाइल को दूर करिए और बच्चे के डेली रूटीन में आप फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, और फैमिली की अच्छी गॉसिप्स जो फ्रूटफुल होती है, पॉजिटिव वे में होती है, वो रखिए। बच्चे का सब्जेक्ट का एकेडमिक का रेशो रखिए। एक नॉर्मल रूटीन, हेल्दी रूटीन होना चाहिए। सर अभी आपने मोबाइल की बात करी, तो मोबाइल का बच्चों के दिमाग में कितना इम्पैक्ट डालता है? सर क्या होता है, किसी भी चीज़ का सीधा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि आप हरदम उसके साथ नहीं रह सकते। अब आजकल क्या होता है सर, सोशल मीडिया ने बच्चे के दिमाग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसलिए मेरा सजेशन है, कोशिश करिए कि सोशल मीडिया से वो बहुत ज़्यादा दूरी ना बनाए, पर दूर रहे। उसे पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, पर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा बच्चा लर्निंग और ग्रोइंग एज में है, उसे सही और गलत का पता नहीं है। इसलिए अभी उसको अवॉइड कीजिए सर। जब वो 12th पास आउट हो जाए तब आप उसे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक साथ तब दे दिया, थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि वो मैच्योर्ड एज में आएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, सक्सेस टिप्स क्या होती है? सक्सेस टिप्स क्या, मैंने आपको क्या बोला सर, जिस बच्चे ने डर को निकाल दिया, कंसेप्ट पे फोकस किया, प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस ना हो। कोई एक बंदा ऐसा बता दो सर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की हो और सक्सेस ना हुआ हो। पेरेंट्स सिर्फ इतना ध्यान रखे कि बच्चा कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, कभी सक्सेस नहीं। पेरेंट्स को पीछे खड़े होके ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बस सिर्फ यही मैसेज है। एक अच्छा ऑब्जर्वर अगर पेरेंट्स बन गया तो उसका बच्चा 100% सक्सेस हो जाए। तो अगली बार जब आप मैथ्स का सवाल करें तो डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप मैथ्स के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि हर बच्चे को मैथ्स से डरना नहीं है, प्यार करना है, क्योंकि मैथ्स को अब रटना नहीं है, समझना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बताई है, बहुत सारी टिप्स दी है कि कैसे हम मैथ्स को अब इजी तरह से, आसान तरीके से सीख सकते हैं। अभी तक जो फोबिया था मैथ्स का, मेरे को लगता है कि आज आपने वो सब दूर कर दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा है तो अपने दोस्त यारों में इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हमने एक पेरेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, तो यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर
व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, लिंक दी गई है, आप इसके द्वारा हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं।